हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ये डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है और इसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको हम कवर करते हैं विद पीवाईक्यू, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके साथ हम इनकी रिवीजन करते हैं। इसके साथ ही आज जो 15 अक्टूबर 2025 डे है वेडनेसडे, तो आज के हम जो न्यूज़ को कवर करेंगे ये मेजर हमारे सब्जेक्ट रहते हैं किसी भी एग्जाम में। पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो आज के हमारे सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए ये कल का क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन के बारे में। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, यानी कि अलग अलग फेजेस रहेंगे जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए था, केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त ना होता और सरकार दमन पर उतर आती। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड पीवाईक्यू है जो 2025 में पूछा गया था। इसमें जो ऑप्शन है, यानी कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। तो आज के हम इस सेशन को शुरू करते हैं, यानी कि हमारी न्यूज़ जो आज की पहली न्यूज़ आ रही है, हमारे मंगोलिया के साथ कैसे संबंध है। यानी कि भारत का जो है उन्होंने ट्रेन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी को ट्रेन करेगा भारत मंगोलिया की। तो मोदी ने ये बयान दिया है। तो ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो उनको एक तरह से पूरी ट्रेनिंग देने की बात कही है, तो ये बयान सामने आ रहा है। इससे पहले जो मतलब कि नरेंद्र मोदी हैं वो कहते हैं कि हमारी जो डिफेंस है, यानी कि हमारी रक्षा सहयोग है, जो भी सुरक्षा संबंधी जो हमारे सहयोग है आपस में, वो और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी नए जो है इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिससे उन्होंने कहा जितने भी प्रोग्राम्स उनके द्वारा जो भी हमारे लिए, देखो अब हमारी जो किसी भी कंट्री के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है तो वो इन्हीं रक्षा सुरक्षा समझौतों को, यानी कि रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए की जाती है। तो उन्हें जो पीएम नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी हो रही है, ये कहते हुए कि जो भारत में हम जैसे कि देखते हैं कि बुद्ध धर्म जो है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा फला फूला और यहाँ पर काफ़ी बुद्ध धर्म के जो उनके शिष्य थे उनके अवशेष रखेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो अगले मतलब कि अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है भारत से मंगोलिया जो बुद्ध के जो शिष्य थे उनके अवशेष भेजे जाएंगे वहाँ पर यात्रा के लिए। क्योंकि मंगोल में क्या ना, सभी अगर हम वहाँ पर मेजॉरिटी देखें तो बौद्ध धर्म की मेजॉरिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कि बौद्ध धर्म की तरफ मतलब उनकी बहुत ज़्यादा आस्था है। तो भारत क्या अब करेगा कि यहाँ पर दो जो उनके शिष्य थे जैसे कि सारिपुत्रा और जो मधुवलयाना, तो उनके ये दो शिष्य हैं, इनके जो हैं अवशेष भेजे जाएंगे मंगोलिया यात्रा के लिए। और इसी तरह उनके बीच जो बातचीत हुई है। अब देखिए इसमें रक्षा सहयोग के विस्तार की बात कही जा रही है। दोनों देशों के बीच जो रक्षा का संबंध है, रक्षा जो सहयोग है, संबंधों को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें जो हम देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसमें नोमैडिक एलिफेंट जो स्पेशल तौर पर हमारी खास तौर पर जो हमारी मंगोलिया कंट्री के साथ होती है, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग और जो उलान बातर में भारतीय रक्षा सहयोग जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति शामिल की है। इसके साथ अगर हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो भारत की ये जो घोषणा है, भारत मंगोलिया के जो 70 वर्षों के राजनीतिक संबंध है और 10 वर्षों की जो रणनीतिक साझेदारी है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो घोषणा की गई है। और पीएम मोदी ने कहा है कि मंगोलिया को आध्यात्मिक भाई, कि हमारा वो एक तरह से स्पिरिचुअल ब्रदर है। और इसके साथ ही बौद्ध संबंधों को मजबूत करने के लिए अगले साल जो हमने पहले बात की अभी, जो सारिपुत्र और मौदलयान है उनकी पवित्र अस्थियां मंगोलिया कंट्री में भेजने की बात कही जा रही है। इसके अलावा और समझौते क्या हैं, इसके साथ ही हमारी 1.7 अरब डॉलर की जो तेल रिफाइनरी की परियोजना है वो भी चल रही है, खनन, डिजिटल समाधान, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। इसके साथ ही मंगोलिया के जो नागरिक हैं उनके लिए भारत मुफ्त ई वीज़ा सिस्टम जो है, ई वीज़ा एक तरह से पॉलिसी वो शुरू करने वाला है। तो इन सभी पर बातचीत की गई है। इससे क्या पता चलता है कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट की नीति को अपनाना चाहता है। इसके साथ ही अगर हम नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले ये शुरू हुआ था 2004 में और तब से लेकर ये हर साल किया जाता है नियमित रूप से। भारत और मंगोलिया बारी बारी इसकी मेज़बानी करते हैं, एक बार भारत होस्ट करता है, दूसरी बार मंगोलिया।
इनका उद्देश्य क्या है कि दोनों के बीच जो सैन्य बल है उनको मजबूत करना, सामरिक तकनीकी जो विशेषता है वो प्रदान करना, इसके साथ ही आतंकवाद विरोधी शांति स्थापना करने ऐसे मिशन चलाने, इसके साथ कठिन इलाके जिसमें जो पहाड़ी क्षेत्र या फिर रेगिस्तानी एरिया होता है तो उसमें संयुक्त अभियानों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देनी, आपसी विश्वास, रक्षा सहयोग को और मजबूत करना। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से रहते हैं जो हम देखते हैं? आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ, विशेष बलों का जो ट्रेनिंग होती है वो, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए संयुक्त अभ्यास करने जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है नोमैडिक अभ्यास। अब इसका महत्व क्या है इस अभ्यास का? तो रणनीतिक महत्व देखें तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट की नीति का एक हिस्सा है। मंगोलिया भले ही भारत का पड़ोसी देश नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिकली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीन और रूस के बीच ये आता है मंगोलिया। तो ये जो अभ्यास है, एक्सरसाइज होती है, भारत को मध्य एशिया में अपनी रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने का एक मौका प्रदान करती है। इसके साथ ही संस्कृति का जुड़ाव, जैसे कि दोनों देश बौद्ध धर्म से ऐतिहासिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, इसमें जो भी अभ्यास होते हैं उनको और भी प्रासंगिक बनाना होता है। इसके साथ ही सैन्य सहयोग के साथ जो संस्कृति का आदान प्रदान भी होता रहता है। ये जो अभ्यास है मंगोलिया सैनिकों को भारतीय सैन्य की जो भी विशेषता है उससे सीखने का मौका देता है और भारत जो है वो मंगोलिया के सैनिकों से कुछ नया सीखने के मतलब मौका देते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि भारत और मंगोलिया के संबंध कैसे हैं। इसमें ऐतिहासिक संबंधों की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म पर ही भारत और मंगोलिया दोनों के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है वो जुड़े हुए हैं। मंगोलिया में बौद्ध धर्म जो है वो भारत से ही गया था। तो इसी वजह से अभी जो पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट की है कि 2 जो शिष्य हैं उनकी जो अस्थियां हैं वो मंगोलिया भेजी जाएंगी, जिससे क्या होगा, सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन काल में जो बौद्ध भिक्षु थे वो भारत से मंगोलिया गए थे। मंगोलिया में उन्होंने वहाँ पर मठ बनवाए। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय के बीच ऐतिहासिक संबंध है कि मंगोलिया से काफ़ी लोग नालंदा जो मतलब काफ़ी छात्र थे वो नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। इसके साथ ही दोनों देशों की जो संस्कृति आदान प्रदान उसको बढ़ावा देते हैं। भारत ने मंगोलिया में राजीव गांधी और स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टडीज़ और अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आईटी इनकी स्थापना की है। तो मंगोलिया में ये हमारे इंस्टीट्यूट भारत के बनाए गए। इसके साथ ही नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज होती है, रक्षा संबंधों का विस्तार होता है। रणनीतिक महत्व है क्योंकि चीन और रूस के बिल्कुल बीच है। तो भारत की जो 3rd नेपर पॉलिसी और इसके साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसका एक हिस्सा इसको माना जा रहा है। ये भारत और मध्य एशिया में जितनी भी रणनीतिक उपस्थिति होती है उसको मजबूत करने का काम करता है, खास करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब देखिए जैसे कि चीन जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए भारत को जो मतलब भारत के चारों तरफ ही वो फैला हुआ है, मतलब चीन ने अपनी उपस्थिति को मजबूत कर लिया। अब चीन से यानी कि चीन से भविष्य में आने वाले कोई भी ऐसा खतरा ना हो, तो अब उस चीज़ से बचने के लिए जो भारत है वो अपने जो भी एक्ट ईस्ट के ज़रिए जो भी ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं या फिर नेबरहुड कंट्रीज़ हैं तो उनमें संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही आर्थिक और विकास सहयोग कैसा चल रहा है, जैसे कि तेल रिफाइनरी परियोजना चल रही है मंगोलिया और भारत के द्वारा। भारत ने मंगोलिया में ही 1.7 अरब डॉलर की तेल रिफाइनरी की परियोजना शुरू की है, क्योंकि रूस से मतलब कि तेल कच्चा तेल लेना और वहाँ मंगोलिया में रिफाइन वगैरह करके भारत में लाना वो आसान रहता है, जो कि मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। इसके साथ भारत ने डिजिटल समाधान जिसमें यूपीआई आधारित जो भी भुगतान प्रणाली है मंगोलिया नागरिकों के लिए मुफ्त ई वीज़ा की सुविधा शुरू कर दी है। मंगोलिया के लिए भारत ने IETC यानी कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कॉलरशिप भी प्रदान की है, जिसके तहत मंगोलियाई पेशेवर जो हैं वो भारत में ट्रेनिंग करने आते हैं। इसके साथ ही हमारा इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, उसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर अभी हमने देखा मंगोलिया के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है कि नोमैडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया और भारत के बीच एक्सरसाइज होता है। इसमें GS का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अब देखिए GS का क्वेश्चन इस तरह के जो हमारी न्यूज़ आती रहती है, किसी और कंट्री के साथ कोई हमारा समझौता हो गया, कुछ भी हो गया,
तो वो IR से रिलेटेड होती है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो अब IR जो है वो हमारा GS2 एग्जाम में आता है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी signals India's commitment to improve ties with its immediate neighbors but faces challenges of regional diplomacy discuss। यानी कि जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है वो भारत के जो संबंध है उनको तो मजबूत कर रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी चैलेंजेस भी देखने को पड़ रहे हैं। यानी कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनको आपने डिस्कस करना है। तो अब देखिए इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कंट्री के साथ भारत जो है वो अपने संबंध अच्छे करना चाहता है, जैसे कि रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसमें ही जो ट्रम्प हैं उन्होंने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। अब वो चाहते हैं कि हम रूस के साथ अपने संबंध अच्छे ना करें, तो एक तरह से ये चैलेंज हो गया हमारा। इससे क्या हुआ, हमारी इकॉनमी डाउन हो चुकी है, मतलब डाउन होने की कगार पर है। तो इससे क्या हो जाएगा कि निर्यात हमारा कम हो जाएगा अमेरिका में। तो इसी तरह चैलेंजेस ऐसे हो जाते हैं कि आजकल जो हमारा जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है पूरे, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसमें ऐसे है कि एक देश दूसरे देश पर दबाव बनाना चाहता है कि अगर हम कहें तो ये उस देश के साथ व्यापार करे, अगर ये हम कहें तो ये ना करे व्यापार। ये स्पेशली हम देखते हैं ट्रंप के मामले में, यानी कि US अमेरिका में जो ट्रंप है वो बेसिकली यही चाहते हैं कि मैं अपनी जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं, खास करके जो भारत है, उसको अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दूं। हालांकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो अब जो भारत है वो ऐसे किसी की बातों में आकर कोई कदम नहीं उठाने वाला है। भारत को पूरा अधिकार है, उसके पास राइट्स हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकता है, क्योंकि अब भारत किसी का भी औपनिवेश नहीं है। जैसे हम ब्रिटिश साम्राज्य की बात करते हैं, जब हमने मतलब कि ब्रिटिश जब भारत में आए थे तो उन्होंने भारत को एक तरह से गुलाम बना लिया था कि भारत वो अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ चाहते थे भारत के संबंध अच्छे रहते थे, जहाँ चाहते नहीं अच्छे रहते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, अब परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं। तो अब आप जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि आज की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो इसी वजह से इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है, ये आ रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रोडक्ट्स पर यानी कि बैन लगा दिया, यानी कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा खतरनाक बताया है। खास करके 3 जो प्रोडक्ट हैं ऑरल लिक्विड मेडिसिन हैं, यानी कि दवाइयाँ ही हैं, उन पर उन्होंने बैन लगा दिया कि आप इनको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हम जैसे कि भारत में पिछले दिनों से ये न्यूज़ चल रही है कि जो कफ सिरप की वजह से है ना, जो कफ सिरप है उसकी वजह से काफ़ी बच्चों की मौत हो गई थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो अब उसी को लेकर ये न्यूज़ आ रही है कि WHO के द्वारा ये जो पूरी जांच की गई थी कि भारत में जो भी कफ सिरप बनाया जा रहा है उसको कौन कौन सी कंट्रीज़ में भेजा गया। अब किसी और कंट्री में अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो WHO ने जब जाँच की तो उन्होंने देखा कि वो भारत से नहीं मंगवाए गए थे, और उन्होंने ये भी देखा कि ना तो ये इलीगली निर्यात हुए हैं, यानी कि ये वहीं पर किसी और कंट्री से या फिर वहीं पर ही बनाया गया कफ सिरप है। तो अब उसमें क्या हुआ कि एक जो होता है डाई एथिलीन जो एक तरह से प्रोडक्ट है वो इसमें पाया गया है। तो अब वो सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। तो इसमें जो है जो भी मतलब 3 तरह के जो कॉन्टामिनेटेड ऑरल लिक्विड मेडिसिन हैं उन पर अलर्ट जारी कर दिया कि आप इनको अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस वगैरह हैं। इसके साथ ही जो ये जो न्यूज़ आ रही है ये स्पेशली तभी से चल रही है जब से कफ सिरप के मामले देखे गए हैं। ये जो दवाइयाँ हैं इनको मतलब दूषित क्यों कहा गया है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो है ये दवाइयों के बाद से ही तबीयत बच्चों की बिगड़नी शुरू हो गई है। अब ये दवाइयाँ किस लिए हैं, सर्दी फ्लू खांसी के लिए इनको दूर करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन इसमें जो डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है DEG डाई एथिलीन ग्लाइकोल ये इस नाम का जहरीला पदार्थ पाया गया है जो कि मनुष्य के शरीर के लिए घातक हो सकता है। तो इसमें जो दवाइयाँ वो कौन सी, एक तो कोल्ड्रिफ है जिसको श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। उसके साथ ही रेसिप फ्रेश TR इसके निर्माता कौन है, रेड नेक्स फार्मास्यूटिकल्स है। इसके साथ ही री लाइफ है यानी कि शेप फार्मा, ये इसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ये 3 दवाइयों को बैन कर दिया गया, कोल्ड्रिफ, रेसिप फ्रेश TR, री लाइफ। तो अब इनको अगर किसी ने यूज़ करना है तो यानी कि अपने रिस्क पर यूज़ कर सकता है।
अगर हम थोड़ी पृष्ठभूमि देखें तो आखिर ये मामला क्या था। तो 30 सितंबर को क्या होता है 2025 को WHO ने भारत में जो बच्चों की बीमारी या फिर मौतों की खबर को लेकर जानकारी WHO को मिली थी। और 8 अक्टूबर 2025 को भारत की जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने WHO को बताया कि इन दवाइयों में DEG पाया गया। हालांकि जब सबसे पहले ये मामला आया था मध्य प्रदेश में, तब उस समय पर जो स्टेट की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ये कहा गया था कि इन दवाइयों में DEG पाया गया है। लेकिन जो सेंटर की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा, यानी कि जो भी सेंटर के द्वारा जांच की गई उनके द्वारा ये कहा गया कि ये दवाइयों में नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला WHO के पास पहुंचा। उसके साथ ही CDSCO के उन्होंने जांच पाई, उन्होंने देखा कि DEG इसमें पाया गया। तो जो भी प्रभावित बच्चे हुए उनके द्वारा ये दवाइयाँ ली गई थी। ये दवाइयाँ मुख्य रूप से बच्चों के लिए होती हैं। और DEG के जो सेवन है उससे क्या होता है, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, मानसिक भ्रम, गुर्दों की विफलता जैसी जो बीमारियां वो हो सकती हैं, जो कि मौत का कारण बन सकती हैं। इसके अगर हम देखें मुख्य मुद्दे क्या हैं इस पर, तो दूषण का स्रोत है। दोनों मामले, जितने भी मामले मतलब कि देखे गए, इनमें क्या हुआ कि दूषण का कारण कच्चे माल में DEG और EG की मौजूदगी थी। इससे पहले भी 2022 में भी ऐसा एक मामला आया था। तो कच्चे माल में जिसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल है उसमें DEG और EG की मौजूदगी थी। ये रसायन सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, जो कि गुणवत्ता नियंत्रण की कमी को दर्शाते हैं। यानी कि जो एक तरह से गुणवत्ता की जो मतलब नियंत्रण है, यानी कि क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। इसमें जो पारदर्शिता की कमी, अवैध या फिर अनौपचारिक निर्यात ने समस्या को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत की जो दवा उद्योग की भी जो विश्वसनीयता, उस पर सवाल उठाए गए हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाइयों का एक जो प्रमुख आपूर्तिकर्ता है भारत, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। WHO और जो बाकी नियामक निकाय हैं उन्होंने विकासशील देशों में दवा निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। भारत में क्या सुधार किए गए थे, भारत सरकार ने दवा निर्यात नियमों को कड़ा किया था और CDSCO के तहत गुणवत्ता जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए थे। 2023 में भारत ने नए नियमों को लागू किया था, जिसके तहत निर्यात की जाने वाली जो सभी दवाइयाँ उनके लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी कर दिया या अनिवार्य कर दिया। यानी कि अगर किसी ने दवाई बनानी है या फिर दवाई अगर कोई मतलब प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। इसके साथ ही जब ये 2022 का मामला, उसके बाद मानव पर क्या प्रभाव पड़ा था। गाम्बिया में 66 बच्चे और उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके कारण ही इन घटनाओं ने गरीब और मध्यम आय वाले जो देश थे उनमें सस्ती दवाओं पर निर्भरता, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जो चुनौतियां उनको उजागर कर दिया था कि आप अगर सस्ती दवा खरीदते तो उससे ये नुकसान भी हो सकते हैं। अब देखिए DEG क्या है, डाई एथिलीन ग्लाइकोल क्या, एक तरह से जहरीला पदार्थ है, केमिकल है, जो कि सस्ते ऑप्शन मतलब कि सस्ती ऑप्शन के रूप में यूज़ किया जाता है कि ये सस्ता होता है और गलती से यह जानबूझकर इसको मिलाया गया, ये गुर्दे, यकृत या फिर तंत्र को नष्ट कर देता है, जिसमें बच्चे जो है उसमें मृत्यु दर अधिक हो जाती है। क्यों हुआ था, अब देखिए, दवाई कंपनियों के द्वारा खराब गुणवत्ता के नियंत्रण चल रहा था। इसके साथ ही जो आपूर्ति श्रृंखला उसमें पारदर्शिता की कमी बताई गई और नियामक निगरानी यानी कि CDSCO में कमजोरी पाई गई कि उन्होंने समय समय पर जांच नहीं की थी। तो अब इसमें सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। इसके प्रभाव क्या पड़ा था कि 2022 में जो मामला आया था, गाम्बिया उज़्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद 2025 की अब जो घटना है इसमें भी घरेलू बाजार में भी यही समस्या बनी हुई है, यानी कि फिर से ये मामला सेम आता है। अब देखिए CDSCO की इसमें भूमिका क्या है पूरी ये दवा के मामले में। तो इसकी स्थापना होती है 1945 में, एक एक्ट था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, इन दोनों के तहत की गई। और भारत का अगर हम देखें तो सबसे जो हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊपर लेवल का जो है औषधि नियामक निकाय है, यानी कि एक तरह से ड्रग्स को कंट्रोल करने का इसके प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, जो CDSCO का एक प्रमुख होता है अधिकारी और सभी नियामक निर्णयों का ये नेतृत्व करता है। इसका अभी जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली में और इसके साथ ही 6 इसकी और ब्रांचेस बनाई गई हैं और कई बंदरगाह कार्यालय भी हैं। इसके साथ ही राज्य स्तर पर भी CDSCO जो है राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करता है। तो अलग अलग राज्यों में भी इसकी जो संस्थाएं हैं
इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो बनाए गए हैं, क्योंकि दवा का वितरण और जो बिक्री है उसका नियमन राज्य स्तर पर भी किया जाता है। इसके साथ प्रमुख भूमिकाएं जिम्मेदारियां क्या है? सबसे पहले तो दवाइयों को मंजूरी देना, लाइसेंस वगैरह प्रदान करना, इसका काम होता है। तो इन्होंने नई दवाइयां जो न्यू ड्रग्स होते हैं उनकी सुरक्षा, प्रभावकारिता की जांच करना, यानी कि अगर कोई नई दवाई बना रहा है तो उसकी सबसे पहले जांच की जाएगी, ट्रायल वगैरह की मंजूरी दी जाएगी। मार्केटिंग लाइसेंस फिर इसके द्वारा दिया जाएगा। निर्माण करना और आयात का भी लाइसेंस होता है। इसके साथ ही 2025 की अभी जो घटना है ये इन्होंने CDSCO ने स्रेसन रेडनेक्स और जो शेप फार्मा उसके दूषित कफ सिरप की जांच करके उनके जो एक तरह से प्राधिकरण है उनको निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही गुणवत्ता को नियंत्रण करना या फिर मानकों को निर्धारित करना। जो दवाइयाँ इंडियन फार्मा कोपियो या जो हैं वो अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होनी चाहिए। दवा के जो कच्चे माल है उसके पूरा बनाने की प्रक्रिया क्या है, तैयार उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करते हैं ये। इसके साथ ही DEG की जो दूषण में जांच में CDSCO ने पाया कि कच्चा माल जो है प्रोपिलीन ग्लाइकोल है उसमें जहरीला पदार्थ मिलाया गया था, जो कि एक तरह से सस्ते विकल्प में यूज हुआ था। दवाइयों की निगरानी करना और उसकी वापसी, जैसे कि फार्माकोवी विजिलेंस, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं उनकी निगरानी करना। इसके साथ ही फार्माकोविजिलेंस जो प्रोग्राम ऑफ इंडिया है उसको पूरी तरह से संचालित करना। अगर दवाइयों की जो गुणवत्ता है वो खराब पाई जाती है तो ये जो है CDSCO उन्हें बाजार से वापस मंगवा लेता है कि आप ये दवाइयाँ जो है वो लोगों को नहीं देंगे। इसके साथ ही जो कोल्ड्रिफ, रेसिश्रेप TR और रिलाइफ सिरप जो है उन्होंने यानी कि इन कंपनीज के द्वारा दवाइयाँ बनाई गई थी उनको वापस मंगवा लिया गया है और इनके जो जितने भी उत्पादन है उनको बेचने से रोक दिया है। निर्यात और आयात को नियमित करना, यानी कि अगर किसी देश के साथ हमारे जो भी ड्रग्स के जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको पूरा कंट्रोल करने का काम इसी का होता है, CDSCO का। 2022 में जो गाम्बिया की घटना हुई थी उसके बाद इन्होंने मेडेन फार्मास्यूटिकल की जांच की, निर्यात प्रक्रिया में जो भी खामियां थी उनको उजागर किया। इसके बाद 2023 में निर्यात के लिए फिर गुणवत्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दे कि आपके साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। 2025 में अभी जो दूषित कफ सिरप है वो भारत से बाहर निर्यात करने पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल और अनुसंधान नियमित को भी कंट्रोल करता है। क्लिनिकल ट्रायल जो क्लिनिक में ट्रायल किए जाते हैं दवाइयों के, और ये सुनिश्चित करता है कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का पालन किया जाए। इसके साथ ही एथिक्स कमेटीज के साथ मिलकर मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। कॉस्मेटिक्स और चिकित्सा उपकरणों का ये नियमन करता है। और 2020 में जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसमें एक अमेंडमेंट किया गया। CDSCO ने जो चिकित्सा उपकरण है और कॉस्मेटिक्स हैं उनके लिए भी जिम्मेदार है। अब ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सुरक्षित और प्रभावी होने चाहिए, यानी कि दवाइयों के साथ साथ ये कॉस्मेटिक्स पर भी अभी नज़र रखता है। इसके साथ ही जांच और परिवर्तन की प्रक्रिया रहती है। जो भी दवा कंपनियां होते हैं उनके संयंत्र जो होते हैं उनका पूरी तरह से जांच इन्वेस्टिगेशन करता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अनुपालन करता है। नकली, उपमानक या फिर दूषित दवाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है। मैडन और मैरियन बायोटेक के जो संयंत्र हैं उनमें अगर खामियां पाई जाती हैं तो उत्पादन लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलकर ये काम करता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं WHO, USFDA और जो अन्य वैश्विक नियामक हैं उनके साथ मिलकर सहयोग से ये काम करता है। CDSCO ने WHO को भारत में DEG दूषण की जानकारी दी और उनके साथ समन्वय किया था। अब इसकी संरचना कैसी होती है? अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो दिल्ली में जो अभी इसका मुख्यालय नीति निर्माण राष्ट्रीय सत्र की निगरानी करता है। क्षेत्रीय कार्यालय अलग अलग जो क्षेत्रों में रीजन्स में बनाए गए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, अहमदाबाद और हैदराबाद, मतलब जहां पर ये दवाइयों का निर्माण किया जाता है। बंदरगाह पर भी कुछ कार्यालय बनाए गए हैं। इसके साथ ही CDSCO ने 7 केंद्रीय औषध प्रयोगशाला बनाई है। उनकी दवाइयों की जो गुणवत्ता की जांच करती है। राज्यों का सहयोग रहता है, जो भी राज्य औषधि नियंत्रक दवा वितरण और बिक्री की निगरानी ये करते हैं। इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी रहती हैं। अब देखिए चुनौतियां क्या है। सीमित संसाधन होते हैं। CDSCO के पास जो कर्मचारी पूरे मतलब पर्याप्त या सफिशिएंट उन्नत प्रयोगशालाएं नहीं हैं, जिसके कारण जो सारी जितनी भी दवाइयां उनकी जांच कर पाना मुश्किल है। राज्य केंद्र का समन्वय, कई बार क्या होता है कि राज्य और केंद्र की सरकारें जो होती हैं उनका आपस में समन्वय नहीं बन पाता।
नकली और उपमानक दवाएं। भारत में नकली दवाइयों का बाजार एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे नियंत्रित करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आपूर्ति श्रृंखला, कच्चे माल की गुणवत्ता जांच में पारदर्शिता की कमी, ये सब पाया गया। 2022 की घटनाओं के बाद भारत ने दवा उद्योग की जो विश्वसनीयता उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ अभी जो मामला आया 2025 में, उसमें भी अब सवाल उठ रहे हैं भारत पर। इसके साथ ही जो हमारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो इसमें जो सब स्टैंडर्ड एंड फॉल्सिफाइड मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में स्टेटमेंट है, बतानिए कौन सी सही है। सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स आर दोज दैट फेल टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज। फॉल्सिफाइड प्रोडक्ट्स आर डेलिबरेटली मिसरिप्रेजेंटेड एज जेन्युइन। तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं। इसमें जो सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स और जो फॉल्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात कही गई है। एक और क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर ailments यूजिंग सेल्फ मेडिकेशन इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A citizen has the right to medically treat her himself with only those जो prescriptions which have been obtained from a doctor. Online pharmacies that provide medicines without prescriptions are illegal. Which of the following statements are correct? तो इसमें कौन सी करेक्ट है? इसमें दोनों ही गलत हैं, पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है। अब हमारा जो है एडिटोरियल आज का उसको देख लेते हैं। तो देखिए एडिटोरियल क्या कहता है कि भारत और जो ऑस्ट्रेलिया उसका क्लीन एनर्जी को लेकर जो सहयोग है उसके बारे में बात करता है कि क्लीन एनर्जी को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग कैसा चल रहा है। तो ये जो एडिटोरियल है 2 लोगों के द्वारा लिखा गया है। पहले हैं लीजा सिंह, ये जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन सीनेटर है एंड फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन हेरिटेज टू बी इलेक्टेड टू फेडरल पार्लियामेंट में। इसके साथ ही तुषार जोशी, ये रिसर्च एसोसिएट ऑस्ट्रेलिया एट द ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट जो है उसमें ऑन PhD कैंडिडेट है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी उनके PhD कैंडिडेट हैं। अब ये क्या अपने विचार रखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो स्वच्छ ऊर्जा सहयोग है उसको लेकर। तो इन्होंने कहा कि भारत और जो ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ ऊर्जा को लेकर अभी जो मीटिंग की जाएगी, जो भी मिनिस्टर्स होंगे ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी के, और उसके साथ ही भारत में जो न्यू एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं उनके बीच जो एक मीटिंग होने वाली है उसमें डिस्कस किया जाएगा कि कैसे भारत और जो ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ सहयोग करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। अब देखिए आज के समय पर अगर हम देखें तो स्वच्छ ऊर्जा जो है वो पूरे अगर हम विश्व का देखें तो एक बहुत बड़ा एक तरह से प्रमुख मुद्दा है, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा आपको बातचीत, बहुत सारे एडिटोरियल, बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत ने ये पॉलिसी की या फिर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट इसको माना जा रहा है कि ये मतलब अचीवेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वच्छ ऊर्जा को नहीं अपनाते तो आने वाले समय में क्लाइमेट में इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे कि हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इतने ज़्यादा हाल ही में हम भारत में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज मिल रहे हैं देखने को, लेकिन फिर भी क्या कि इसमें मतलब कि स्वच्छ ऊर्जा को लेकर बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत भी है। तो अब देखिए रिस्क ऑफ अ सिंगल कंट्री डिपेंडेंस, यानी कि एक तरह से अगर कोई एक कंट्री अलग से अपनी ताकत के साथ अपनी जो भी उसके पास जितने भी सफिशिएंट जो संसाधन है उनके साथ अपना ये क्लीन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट चलाती भी है तो वो इतना ज़्यादा मतलब कि वो रिस्की रहता है, क्योंकि एक अकेली कंट्री के द्वारा ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आज हम जैसे कि देखते हैं कि जो चाइना है, चाइना जो है 90% रेयर अर्थ एलिमेंट जो है रिफाइन करता है एंड प्रोड्यूस करता है 80%, यानी कि ग्लोबल सोलर जो मॉड्यूल्स हैं उसके लिए 80% जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा रोल है चाइना का एक तरह से। लेकिन चाइना जो है ये पूरे वर्ल्ड की रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई में इसका सबसे बड़ा रोल है। अभी जो बयान आया था चाइना का, हाल ही में चाइना ने कहा था कि मैं जो है रेयर अर्थ एलिमेंट पर पूरी तरह से वो नियंत्रण करने वाला है। उसके बाद फिर ट्रंप के द्वारा भी चाइना पर कुछ टैरिफ लगा दिया गया था, 100% टैरिफ लगा था, मतलब कि 1 नवंबर से वो लागू होने वाला है। लेकिन
अगर हम उन सभी मुद्दों को साइड में छोड़कर अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये मतलब अलग अलग सहयोग के जरिए जो जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने जो समिट होते हैं, शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, उसमें ये आपसी क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करते रहते हैं, जिसमें एक स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना एक बहुत बड़ा एक मेन मोटिव हर एक समिट में कहा जाता है। एक तरह से एक लक्ष्य बना दिया गया है कि स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना है। इसके साथ ही इंडिया के पास भी अपनी एक अलग ताकत है और ऑस्ट्रेलिया के पास भी अपनी अलग एक ताकत है, यानी कि दोनों के पास ही अलग अलग जो जितने भी सोर्सेज हैं, अलग अलग जो भी उनके पास पावर है, अगर उसको वो एक साथ कर लेते हैं यानी कि सहयोग करते हैं, तो सहयोग से क्या होता है, कोई भी काम वो आसान हो जाता है, उसके रिजल्ट ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो इसी तरह अब भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसे ही स्वच्छ ऊर्जा सहयोग की बात करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भी कुछ ऐसे कदम उठाए थे जब दोनों प्रधानमंत्री मिले थे, नरेंद्र मोदी और जो एंथनी अल्बानीज है, उन्होंने सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन पर एक तरह से टास्क फोर्स गठित करने का एक फैसला किया था। 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग हुआ था और व्यापार समझौता था, उस पर आधारित था ये जो फैसला किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, इन सभी ने भारतीय कंपनियों को ऑस्ट्रेलियाई खदानों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। साझेदारी का जो ये इसको लॉन्च कब किया गया था, 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील में G20 जब शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान साइड लाइन्स पर हुआ था, जब भारत ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की गई थी, REP की। तो ये जो साझेदारी है 8 क्षेत्रों में, सबसे पहले सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय परियोजना में द्विपक्षीय निवेश, कौशल विकास, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, अनुसंधान विकास और सतत प्रथाएं। अब इसका उद्देश्य क्या था कि पेरिस समझौते के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना, चीन केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर जो निर्भरता है उसको कम करना, यानी कि चीन पर इतना ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। इसके साथ एक क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस किया गया था। 2022 में एक जो क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप लॉन्च की गई थी। 2025 में अब नई ऊंचाइयां इन्होंने छू ली हैं। भारत की जो खनिज विदेश लिमिटेड है और यानी कि काबिल और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिटिकल मिनरल्स ऑफिस के बीच मोनूमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन हुआ था, और उसके साथ जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो व्यवसाय हैं वो मजबूत हुए। जून 2025 में अभी इसी साल पेरिस में ऑस्ट्रेलिया के जो व्यापार मंत्री डॉन फारेल और भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनकी बैठक होती है। उन्होंने आर्थिक समझौते को लेकर बातचीत की और क्रिटिकल मिनरल्स को केंद्रीय स्थान दिया था कि हम क्या करेंगे। एक तरह से उनका मोटिव क्रिटिकल मिनरल्स के लिए यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन पर या किसी और देश पर इतना ज़्यादा डिपेंड ना रहना पड़े। इसके साथ ही अनुसंधान और फंडिंग की बात हुई थी। 2025-26 से ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान फंड में AUD 3.8 मिलियन की जो वार्षिक फंडिंग है वो बढ़ाई गई है, और जिससे क्या होगा, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, खनिज प्रसंस्करण पर ध्यान दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने भारत में PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ उठा रही हैं, जिससे कि सौर PV मॉड्यूल्स जो हैं और उसके साथ बैटरी स्टोरेज का निर्माण भारत में किया जा रहा है। इसके विपरीत ही जो भारतीय फर्म है ऑस्ट्रेलिया में लिथियम खदानों में निवेश कर रही हैं, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक तरह से इन सभी चीज़ों को लेकर जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको लेकर सहयोग किया जा रहा है। इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों कंट्री से एक दूसरे देश में। जुलाई 2025 में दोनों देशों ने क्वाड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क हुआ था उसके तहत स्वच्छ ऊर्जा पर भी सहयोग को बढ़ावा दिया है। जो ग्रीन हाइड्रोजन आखिर क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जैसे कि सौर या फिर पवन होती है, उनसे जो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से ये प्रोड्यूस की जाती है। और ऑस्ट्रेलिया जो है भारत की स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का एक तरह से केंद्रीय स्तंभ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारत जो है वो मेन फोकस उनका कहाँ पर है कि स्वच्छ ऊर्जा को प्रोड्यूस करना। ये दोनों देशों के लिए नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने का, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना, उसके साथ ही ऊर्जा का जो निर्यात है उसमें विविधता लानी। तो भारत की जो विशाल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी विशेषता, इसको ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक मंच प्रदान करती है। अब देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व क्या है।
इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है कि ये भविष्य में एक तरह से ईंधन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये शून्य उत्सर्जन ऊर्जा वाहक है, यानी कि जो उत्सर्जन कार्बन का उत्सर्जन बहुत शून्य होता है इसमें। जीवाश्म ईंधन का विकल्प भी हो सकता है। जितने भारी उद्योग होते हैं, स्टील, सीमेंट या फिर रसायन या फिर परिवहन के लिए ये डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाती है। ऊर्जा का भंडारण, ग्रिड स्थिरता के लिए ये एक तरह से लंबी अवधि का समाधान प्रदान करता है। वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में निर्यात के मौके खोलता है, जिसका बाजार जो 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो साझेदारी, उसमें क्या नीतिगत ढांचे और जो समझौते किए जा रहे हैं। अभी भारत में 2023 में जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था, उसने $2.4 बिलियन की प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक 5 जो मिलियन मेगावाट जो है उत्पादन करना है। इसके साथ ही यानी 125 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो नेशनल हाइड्रोजन स्ट्रेटजी वो मतलब उसको अपनाया गया। इसके साथ ही दोनों ने जो सहयोग दिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2023 में एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स हुआ था। उसमें संयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला पर काम शुरू हुआ था। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ, उसमें भी दोनों देशों ने भारतीय ऑस्ट्रेलिया का जो नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी प्रोग्राम है उसको प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही संयुक्त परियोजनाएं भी चल रही हैं और पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिसका जो ऑस्ट्रेलिया का जो पिलबारा क्षेत्र है वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो गया है। एक हिस्सा भारत के निर्यात के लिए बताया जा रहा है उसको। और NTPC JIL ने हरियाणा, आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया तकनीक का यूज़ किया जा रहा है। क्वाड के जरिए दोनों देश क्वाड, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, उसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन के जो मानक पैरामीटर्स हैं उसको सर्टिफिकेशन पर काम करना है, ताकि इंडो पैसिफिक में एक तरह से जो एकीकृत हाइड्रोजन बाजार है वो बनाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम ताकत देखें तो विशाल और जो पवन ऊर्जा संसाधन है, विशेष रूप से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर सौर विकिरण भारत से 20 से 30% ज़्यादा है। इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइड्रोजन निर्यात में तकनीकी विशेषता जैसे कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर्स, तो इन सभी ये ताकत ऑस्ट्रेलिया के पास है। लिथियम निकल की उपलब्धता है, जो कि हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बैटरी स्टोरेज में काम आती है। एशिया प्रशांत बाजारों के लिए हाइड्रोजन निर्यात हब बनने की क्षमता है। भारत की ताकत कितनी है? भारत में सौर ऊर्जा की जो लागत है $30 मेगावाट आ रहे हैं, तो उसके नीचे है। इसके साथ ही भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा उपभोक्ता हो सकता है। भारत की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है, इसने इलेक्ट्रोलाइजर, सौर मॉड्यूल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही भारत का जो स्थान है मध्य पूर्व और यूरोप के लिए हाइड्रोजन निर्यात को और ज़्यादा आसान बनाना है। संयुक्त अवसर यानी कि दोनों कंट्रीज मिलकर क्या क्या काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत के ग्रीन अमोनिया निर्यात कर रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया वो भारत को ग्रीन अमोनिया दे रहा है, जिससे भारत का जो उर्वरक उत्पादन और जो शिपिंग ईंधन है उसके लिए काम आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान फंड के तहत हाइड्रोजन स्टोरेज पर परिवहन प्रौद्योगिकियों पर सहयोग किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय जो है और भारतीय संस्थान संयुक्त प्रशिक्षण जो कार्यक्रम वो शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? सबसे ज़्यादा उच्च लागत की बात आती है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो उत्पादन करना वो इतना सस्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा लागत रहती है उसकी। इलेक्ट्रोलाइजर, नवीकरणीय ऊर्जा की लागत को और कम करने की ज़रूरत है। इसके साथ बुनियादी ढांचा, भारत के पास इतना ज़्यादा बुनियादी ढांचा नहीं है। नीतिगत सामंजस्य, दोनों देश में कर यानी कि टैक्स, सब्सिडी, सर्टिफिकेशन, इन सभी का समन्वय होना जरूरी है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सऊदी अरब और जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने भी ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश करना है, तो जिससे पूरे जो बाजार की हिस्सेदारी है उसकी होड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तकनीकी बाधाएं आ रही हैं। हाइड्रोजन का जो रिसाव, भंडारण में सुरक्षा, लंबी दूरी के परिवहन, उन सभी में ऊर्जा हानि की भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है? 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया कि भारत ने जो है इतना उत्पादन करना, ऑस्ट्रेलिया का इतना रहेगा। इसके साथ ही 5 जो इसका उत्पादन किया जाएगा 5 मिलियन टन जो रहेगा। इसके साथ ही पूरे भारत और ऑस्ट्रेलिया से जितने भी आयात होने वाली हाइड्रोजन उसका उपयोग अपने उर्वरक स्टील उद्योगों में कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का भी लाभ उठा सकता है।
पूरे विश्व में दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक क्षेत्रीय हब भी बना सकते हैं, जिससे जापान, दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन का जो उपयोग रहेगा उससे भारत अपने CO2 उत्सर्जन को 50 मिलियन टन वर्ष तक कम कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया अपने LNG निर्यात को डीकार्बोनाइज भी कर सकता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर या पवन से इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित होता है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और गर्मी या बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वाहनों को चलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें कौन सा सही है? तो ये तीनों ही सही हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत और विकर्ण प्राप्त करने वाले देशों में शीर्ष में 5 हैं। भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्लीन एनर्जी आज का आदेश है। भू राजनीतिक संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रति भारत की बदलती रणनीति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें G20, क्वाड और ऑस्ट्रेलिया का जो अभी साझेदारी की बात चल रही है और जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात हो रही है उसका आप इसमें जो है जिक्र कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो सेशन है द हिंदू का कंप्लीट होता है। उसके साथ हम आपके लिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर आए कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। ये आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए शुरू किया गया था। चौरी चौरा घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि सही नहीं बताना है कि असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है या फिर आप हमारे कल के सेशन को देख सकते हैं इसके आंसर के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा द हिंदू का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने कल के द हिंदू की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।